स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का रिवीजन कराऊंगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, इनको अच्छी तरह से आप रिवाइज कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ़ द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 1200 देन देयर एचसीएफ कैन नॉट बी। तो एचसीएफ कौन सा नहीं हो सकता है? तो इसके लिए आपको क्या करना है, 1200 को यानी एलसीएम को जो भी ऑप्शंस दिए हैं उनसे डिवाइड करके देखना है। तो ये 3 पर डिवाइड करेगा, ठीक है, यानी कंप्लीट डिवाइड हो गया। 500 से डिवाइड कीजिए 1200 को, तो ये चला जाएगा 2 पर, 1200 बचेगा, यानी ये कंप्लीट डिवाइड नहीं करेगा। ऐसे ही 600 से हम 1200 को डिवाइड करते हैं, तो ये 2 पर कंप्लीट डिवाइड करेगा 1200, 600 2 जा, और इसी तरह 300 से 1200 को डिवाइड करते हैं, तो ये भी कंप्लीट डिवाइड करेगा 4 पर, 1200। क्लियर? तो इस केस में हम देख रहे हैं कि 500 1200 को डिवाइड नहीं करता है, और याद रखना है LCM इज अ मल्टीपल ऑफ HCF, यानी HCF LCM को कंप्लीट डिवाइड करता है। तो 500 डिवाइड नहीं करेगा, इसका मतलब है 500 HCF नहीं हो सकता। तो इस ऑप्शन का आंसर हुआ ऑप्शन बी 500। क्लियर हो गया? तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है, देखना है, ऑप्शन है। सेकंड क्वेश्चन, द HCF ऑफ 336 एंड 54, दोनों का HCF आपको बताना है। तो क्लियर है कि आपको इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो फैक्टराइजेशन कर लेते हैं हम। 2 से 168, फिर 2 से 84, फिर 2 से 42, फिर 2 से 21 और 3 से 7 पर डिवाइड हो जाएगा। ऐसे हम 54 की फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से 27 पर, 3 से 9, 3 से 9 पर डिवाइड हो गया। अब इसमें कॉमन फैक्टर देखना है, तो 2 कॉमन है, इसके बाद 3 कॉमन है, इसके बाद और कोई कॉमन नहीं है। तो HCF हो जाएगा 2 × 3, जो कॉमन फैक्टर्स है उनका मल्टीप्लाई, यानी 6 इसका आंसर होगा, और ये आंसर है ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, 6। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3825। 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन आपको बताना है। तो 3825 का फैक्टर्स करिए, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 1 पर, 2 पर, 7 और 5 पर, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, 4 जा 12 होता है, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 25। ये 3 से डिवाइड नहीं, 5 से डिवाइड होगा, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। 85 5 से 17 पर डिवाइड हो जाता है, और 17 से ही डिवाइड होगा। तो इसका जो आंसर हुआ वो हुआ 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17। ये आपको मिलेगा ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आंसर है ऑप्शन ए। क्लियर? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 5 + 5√5 इज ए। जब भी कोई भी प्राइम नंबर या कोई भी नंबर जो स्क्वायर रूट, जिसका स्क्वायर रूट नहीं होता है, वो रूट के अंदर आता है, तो वो इरेशनल नंबर होता है। तो इस हिसाब से 5 + 5√5 इज इरेशनल। ठीक है, ये एक इरेशनल नंबर है क्योंकि रूट के अंदर 5 लिखा हुआ है, इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल। इरेशनल कौन सा है? तो पहले के बारे में देखें तो √2 इरेशनल है, √3 इरेशनल है, √16 है ना। यदि हम √16 की बात करें तो √16 है वो 4 के इक्वल होता है ना।
तो 2 प्लस रूट 16 कितना हुआ, 4 प्लस 2 यानी 6, और 6 रेशनल नंबर है। इसका मतलब हुआ कि इरेशनल इसमें सी ऑप्शन नहीं है, ये रेशनल है। तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन सी। तो याद रखेंगे, रूट के अंदर जो नंबर है उसका स्क्वायर रूट या क्यूब रूट जो भी है, वो यदि सॉल्व आउट हो जाता है और वो रेशनल में आ जाता है तो रेशनल होगा पूरा, और नहीं आता है तो वो इरेशनल होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर, तो आपको याद रखना है बी और सी। यदि बी और सी दोनों पॉजिटिव हैं तो जो रूट्स हैं या जीरोज हैं ये माइनस में आएंगे। ठीक है, यदि b माइनस का है लेकिन c प्लस का है तो दोनों प्लस में आएंगे। ठीक है, और b माइनस का है और c भी माइनस का है तो प्लस और माइनस दोनों में आएंगे, एक प्लस में एक माइनस में होगा। ठीक है, और ये प्लस का है लेकिन c माइनस का है तो भी प्लस माइनस में आएंगे। क्लियर, तो इसका आंसर हुआ बोथ नेगेटिव, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन बी, क्योंकि दोनों पॉजिटिव साइन है तो आंसर दोनों नेगेटिव साइन में आएगा। अगला, यहां पर उसका ही आंसर है लेकिन बीच में यहां माइनस कर दिया इस बार, तो माइनस है बीच में तो दोनों प्लस के आएंगे, यानी बी माइनस का हो और सी प्लस का हो तो दोनों प्लस में होते हैं, तो बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। द जीरोज ऑफ, अब देखिए दोनों माइनस के हैं। ठीक है, बी और सी दोनों माइनस के हैं ना, तो आंसर एक देखिए ग्रेटर और लेस। ठीक है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू की बात कर रहा हूं। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू, तो ग्रेटर और लेस, तो यहां 2 माइनस में है ना, तो बड़ा वाला नंबर प्लस में आएगा, यानी 6 प्लस का आएगा और 4 माइनस का आएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 कॉमा -4। दोबारा से सुन लीजिए, बी पॉइंट है, यदि वो माइनस में है तो बड़ा वाला प्लस में आएगा जब सी माइनस में है। ठीक है, और बीच का प्लस का है तो बड़ा वाला माइनस का आएगा। अगला, सम ऑफ जीरोज, तो आपको इसमें सम ऑफ जीरोज के लिए फॉर्मूला लगाना है। सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है -b/a, और यहाँ a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू -10 है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, तो -5/2, -5/2 यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन है ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ एपी इज -35, तो इस एपी का कौन सा टर्म -35 होगा, तो ए की वैल्यू 10 है, डी की वैल्यू 7 -10 यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो माइनस का 3 हो गया। अब ए एन हमें -35 दिया हुआ है, और ए एन माने a प्लस n-1 होता है, a प्लस n-1 इंटू डी होता है, तो इक्वल में -35 वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू 10, n-1, d की वैल्यू -3 इक्वल -35। 10 को उधर ले जाएंगे तो n-1 इंटू -3, और इधर हो जाएगा -35 और -10 यानी कि -45। 3 को भी राइट साइड में ले जाएंगे तो n-1 इक्वल -45/-3, कट कर 15 आ जाएगा। तो n इक्वल हो जाएगा 15, और जो माइनस का 1 है राइट साइड में जाकर आप प्लस का 1 लिख दीजिए, तो n इक्वल हो जाएगा 16। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आंसर है ऑप्शन सी। क्लियर, अब आते हैं 11th क्वेश्चन पर। 18th टर्म, इस एपी की 18th टर्म आपको बतानी है।
यानी a 18 निकालना है, तो a इक्वल 5 है, d 7 माइनस 5 यानी 2 है। अब निकालना है a 18, तो a 18 का फॉर्मूला हम लगा देंगे a प्लस 17d, ठीक है, n माइनस 1 यानी कि 18 माइनस 1 17 हो जाएगा। तो 5 प्लस 17 मल्टीप्लाई 2, 5 प्लस 17 टू जा 34, ऐड कर दीजिए 34 और 5 को, 39 इसका आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन डी 39। 12th क्वेश्चन, यहां सम ऑफ 18 टर्म्स पूछा गया है। तो a की वैल्यू 1 है, d की वैल्यू 7 माइनस 1 यानी 6 है, s आपको निकालना है, सम निकालना है 18 टर्म्स का। फॉर्मूला याद रखना है n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। इस फॉर्मूले को यूज करते हुए आपको सॉल्व करना है। n की वैल्यू 18, तो 18/2 ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 18 माइनस 1 इंटू 6, वैल्यूज पुट कर दी। 2 से 18 9 पर कट जाएगा, तो 9 और यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 17 मल्टीप्लाई 6, यानी 9 मल्टीप्लाई, इनको कर लेते हैं हम सॉल्व, 2 प्लस 6 7 जा 42, कैरी 4 6 1 जा 6 और 4 10, 102 हो जाएगा 76 जा। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 9 इंटू 104 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, 9 4 जा 36, 9 1 जा 9, तो 936 इस ऑप्शन हुआ सही, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें 936 आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये था 12th क्वेश्चन का सॉल्यूशन। के की वैल्यू बताना है जब के रूट्स इक्वल है। तो रूट्स इक्वल कब होते हैं? तो इक्वल रूट्स के लिए आपको क्या अप्लाई करना है, तो ये ध्यान रखना कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल होता है इक्वल रूट्स में। तो माइनस के का होल स्क्वायर, बी की वैल्यू माइनस के है, 4 इंटू ए की वैल्यू इंटू सी की वैल्यू इक्वल 0। तो के स्क्वायर माइनस हो या प्लस हो, स्क्वायर होने पर वो प्लस का हो जाता है। माइनस इनका मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 2 जा 10 4 जा 40, 40 इक्वल 0 हो जाएगा, यानी के स्क्वायर इक्वल 40 हो गया। तो के की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 40 प्लस माइनस में। अब 40 का फैक्टराइजेशन करोगे तो 40 हो जाएगा 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, ठीक है, और 5 से 1, तो 2 का एक पेयर बन गया। तो ये तो हो गया रूट के बाहर, और इन दोनों का मल्टीप्लाई रूट के अंदर, यानी 2 रूट 10 प्लस माइनस में आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो आंसर हुआ ऑप्शन सी प्लस माइनस 2 रूट 10। ओके, अगला क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स के केस में आपको इसमें भी बताना है। तो इक्वल रूट्स होते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 के लिए, यानी माइनस के होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू के इक्वल 0, तो के स्क्वायर माइनस 8k इक्वल 0। इन दोनों में के कॉमन है, तो के कॉमन ले लेंगे और बचेगा के माइनस 8 इक्वल 0। अब दोनों फैक्टर को 0 के इक्वल लिखेंगे, यानी के इक्वल 0 या फिर के माइनस 8 इक्वल 0, तो के इक्वल 8 आ जाएगा। तो दो आंसर आए, या तो 0 या 8, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी 0,8। ओके, 15th क्वेश्चन, यदि साइन अल्फा की वैल्यू √3/2 है,
तो टेन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होगी? तो ध्यान देना, साइन अल्फा √3/2 है ना, और √3/2 है वो साइन 60 की वैल्यू होती है। अब दोनों को कंपेयर करें तो अल्फा इक्वल 60 डिग्री हो गया, ठीक है। अब हमें निकालना है टेन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस अल्फा, यानी टेन स्क्वायर 60 डिग्री, क्योंकि अल्फा की वैल्यू 60 निकाल ली है, और कॉस 60 डिग्री। टेन 60 की वैल्यू होती है √3, तो √3 का स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि टेन स्क्वायर है, और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस 1/2। एलसीएम लेके सॉल्व करना है, तो 2 6 माइनस 1 यानी 5/2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन ए 5/2। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। यहां साइन अल्फा की वैल्यू 1/2 दी है, यानी कि ये साइन 30 के इक्वल हुआ, ठीक है, क्योंकि साइन में थीटा या अल्फा जो भी हो उसकी वैल्यू 1/2 30 डिग्री पर होती है। निकालना हमें कॉट अल्फा यानी कॉट 30 की वैल्यू निकालना है, और कॉट 30 की वैल्यू होती है कॉट 30 की वैल्यू होती है √3, 1/√3 नहीं √3, क्योंकि टेन 60 के इक्वल होती है ना, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ सी √3। ओके, cos a 3/5 है, तो tan a की वैल्यू क्या होगी? तो याद रखें कि cos a जो कि होता है b/h, 3/5 दिया हुआ है, तो हमें p निकालना पड़ेगा। p इक्वल होता है स्क्वायर रूट h² माइनस b², ठीक है, यानी 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, सब्ट्रैक्ट करोगे तो स्क्वायर रूट 16 आ जाएगा, जिसका स्क्वायर रूट होता है 4। p की वैल्यू 4 आ गई। अब निकालना है हमें tan a, और tan a इक्वल होता है p/b, ठीक है, और p की वैल्यू 4 आ गई है, और b की वैल्यू हमें पहले से ही पता है 3, तो 4/3 इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन बी 4/3। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 18, साइन a इक्वल x/y दिया हुआ है, ठीक है। x क्या होता है, या x किस प्लेस पर आया हुआ है? तो x आया है परपेंडिकुलर और y आया है हाइपोटेन्यूस के, तो हमें बेस निकालना होगा। तो बेस होता है h² माइनस p², यानी कि y² माइनस x²। क्लियर? अब पूछा है कि cos a की वैल्यू क्या होगी, तो cos a होता है b/h। b अभी हमने निकाला है स्क्वायर रूट y² माइनस x², और h की वैल्यू यहां से देखो तो y है, ठीक है, तो y² माइनस x² अंडर रूट के अंदर और अपॉन में y, ये आपको मिलेगा ऑप्शन सी में, तो ये करेक्ट आंसर हो गया। तो इस ऑप्शन का आंसर हुआ सी ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू पूछी गई है, साइन स्क्वायर 60, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर लगा देना है। रूट का स्क्वायर रूट हट जाता है यानी 3, और 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 3/4 इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन डी, यानी 3/4। नो डाउट? क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू 0 है। यहां देखना साइन थीटा
कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 0 है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। और इक्वल तभी होते हैं जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो। ठीक है, दोनों इक्वल तभी आते हैं जब 45 डिग्री थीटा की वैल्यू आ जाती है। तो 10 पावर 4 नहीं, साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा निकालना है। और साइन थीटा यानी कि 45 डिग्री, यानी साइन पावर 4 45 डिग्री प्लस कॉस पावर 4 45 डिग्री को कैलकुलेट करना है। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, होल पावर 4 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी 1/√2 का पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, 1/√2 इक्वल होता है 1/4 के। ठीक है, 1/4, 4 एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 1 + 1 यानी 2/4, कट करोगे तो 1/2 आ जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन डी। ठीक है, 1/2। क्लियर। नेक्स्ट यानी 21st क्वेश्चन, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू पूछा है। तो tan 30 की वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, इसको पुट करना है। तो 2 × 1/√3 अपॉन 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो ये बन गया 2/√3 और इधर आ जाएगा 1 + 1/3। एलसीएम ले लेते हैं नीचे का, तो 2/√3 अपॉन, यहाँ एलसीएम 3 आ जाएगा, 3 × 1 = 3 + 1 यानी 2/√3 × 3/4 हो गया। कट कर दो, 2 से 4 2 पर, और √3 से 3 कट जाएगा √3 पर, तो √3/2 आ गया। और √3/2 या तो साइन 60 की वैल्यू है या फिर कॉस 30 की वैल्यू है। अब ये देख लो इनमें से कौन सा आपको ऑप्शन में दिया है। तो साइन 60, ये पहला 90 नहीं है, 60 है, तो साइन 60 इसका आंसर हो जाएगा। कॉस 30 तो दिया नहीं है, तो ये हो गया ऑप्शन ए। आंसर हो गया ऑप्शन ए, साइन 60 डिग्री। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, 1 - tan स्क्वायर 45। अब tan 45 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो 1 माइनस और 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, ऐसे ही 1 + 1, तो ये हो गया 0/2, और 2 का डिवाइड 0 में देते हैं तो 0 ही आएगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ आप सिलेक्ट कर लीजिए ऑप्शन डी को, 0। अगले में पूछा है कि साइन 2a, 2 साइन a के इक्वल है, तो a की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। और साइन 2a एक फॉर्मूला होता है, साइन 2a इक्वल होता है 2 साइन a कॉस a। ठीक है, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। ये तो फॉर्मूले से है, ये गिवन है। दोनों को कंपेयर करोगे तो 2 साइन a कॉस a इक्वल हो गया 2 साइन a के। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल कर दो, साइन से साइन कैंसिल कर दो, RHS में 1 बचा, तो cos a इक्वल हो गया 1। और cos में जो 1 वैल्यू होती है ना, वो 0 डिग्री पर होती है, यानी cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो इसका मतलब है a की वैल्यू 0 डिग्री है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। आंसर है इसका ए, 0 डिग्री। अगला क्वेश्चन,
9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आएगी? 9 यहां से कॉमन ले लो, ये हो जाएगा sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, और sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए 1 होता है, तो 9 मल्टीप्लाई 1 लिख दीजिए, यानी 9 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो ऐसा क्वेश्चन कहीं भी कोई भी दिखता है तो आप इसी टाइप से फॉर्मूला से कर सकते हैं। तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन बी 9। 25th क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर वैसे 2 आता है, लेकिन फिर भी पूरा सॉल्यूशन देख लेते हैं। tan थीटा प्लस sec थीटा, ठीक है, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ये क्वेश्चन है। 1 प्लस tan को हम लिखेंगे साइन अपॉन कॉस, और sec को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस, ठीक है। ऐसे ही यहां पर 1 प्लस कॉट को कॉस अपॉन साइन, और कॉसेक को लिखेंगे 1 अपॉन साइन। ये हमने वैल्यू रिप्लेस कर दी। एलसीएम ले लेना है तो यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा, और इधर हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। दूसरे ब्रैकेट में देखते हैं हम, तो साइन थीटा कॉमन है, एलसीएम है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब दोनों तरफ देखोगे तो कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा सेम आ रहा है, लेकिन यहाँ प्लस 1 है, यहाँ माइनस 1 है। तो फॉर्मूला बनाने के लिए हम इसको ए और इसको बी के प्लेस पर लिखेंगे। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देना है। नीचे आ जाएगा एज इट कॉस थीटा और साइन थीटा का मल्टीप्लाई। यहाँ ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा और -2 कॉस थीटा साइन थीटा। अपॉन में लिखना है आपको कॉस थीटा साइन थीटा, इसकी वैल्यू होती है 1, ठीक है, -1 और था, तो 1 - 2 कॉस थीटा साइन थीटा -1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। इस 1 से ये 1 कट गया और कॉस से ये कट गया, तो बचा हमारे पास 2। तो 2 इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन में, ठीक है। तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन सी 2। If the median and mode of the data 11 and 17, then its mean क्या होगा आपको बताना है। तो याद रखना है 2 मीन इक्वल होता है 3 मीडियन माइनस मोड के, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो 2 मीन तो निकालना है हमें, 2 मीन इक्वल हुआ 3 इंटू मीडियन की वैल्यू 11 माइनस मोड यानी 17। इसको सॉल्व करोगे 33 माइनस 17, सब्ट्रैक्ट करने पर आएगा 16। तो मीन की वैल्यू हो जाएगी 16/2 यानी 8, ठीक है। तो 8 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज, तो आपको 3 केस याद रखना है कि A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल कर देता हूं, तो यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन A1/A2 इक्वल B1/B2 but not equal to C1/C2, then no solution, ठीक है। अगला A1/A2 इक्वल B1/B2
इक्वल C1 अपॉन C2, तो मैनी सॉल्यूशन। तो ये याद रखना है आपको। या हम चेक करें तो A1 अपॉन A2 यानी x के साथ वाले नंबर, तो यहाँ x के साथ 1 है और इधर x के साथ -3 है। B1 अपॉन B2, यहाँ y की वैल्यू 2 है और इधर y के साथ 2 है, कट के 1 आ गया। ये तो इक्वल नहीं है आपस में, इक्वल नहीं है तो पहली कंडीशन बनी, यानी इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि A1 अपॉन A2 की वैल्यू और B1 अपॉन B2 की वैल्यू इक्वल नहीं है, जो कि कंडीशन 1 को बताता है। 28th क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन है, हम A1 अपॉन A2 निकाल लेते हैं, 2 अपॉन 4 यानी 1 अपॉन 2। B1 अपॉन B2 निकाल लेते हैं, 1 अपॉन 2। क्लियर है, ये दोनों इक्वल हैं, तो C1 अपॉन C2 भी निकाल लेते हैं, 3 अपॉन 1। ये इक्वल नहीं है। ठीक है, यानी हमारे पास A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल है, बट C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं है। तो इसका आंसर होगा नो सॉल्यूशन, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नो सॉल्यूशन, ये इसका आंसर है। अब देखते हैं 29th क्वेश्चन। सेम है, इसमें भी यही पूछा है, तो A1 अपॉन A2 निकाल लीजिए, तो 2 अपॉन 4 यानी 1 अपॉन 2 हो जाएगा। कटने के बाद B1 अपॉन B2 निकाल लेते हैं हम, यानी 1 अपॉन 2 है। C1 अपॉन C2 निकाल लेते हैं, यानी 3 अपॉन 6 यानी कि 1 अपॉन 2। सभी का सेम आंसर आ रहा है, सेम आंसर आ रहा है, यानी कि सभी इक्वल हैं, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर में इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, तो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इक्वल होता है कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स, एक्स की कोऑर्डिनेट क्या है 3, तो 3y पॉइंट से डिस्टेंस हो जाएगी, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आंसर हुआ बी ऑप्शन यानी 3। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होती है वो y की वैल्यू होती है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये इक्वल होगा ऑर्डिनेट की वैल्यू, ऑर्डिनेट मीन्स y की वैल्यू, और ऑर्डिनेट हमें दिया यहाँ 5, तो 5 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ भी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्लियर, तो इसका आंसर 5 हो गया। द डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, जैसे x1 x, y एक पॉइंट है और इससे ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है, ओरिजिन से डिस्टेंस, तो d फ्रॉम ओरिजिन, तो इसका फॉर्मूला बनता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को ऐड करोगे तो स्क्वायर रूट 25 आएगा, जिसकी वैल्यू होती है 5, तो 5 इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करके जाइएगा, जैसे ही आपके सबके सबसे ज़्यादा लाइक होंगे तो आपको दूसरी वीडियो जल्दी डाल देंगे। द सम ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज का सम बताना है, और मैंने बताया था अभी सम ऑफ जीरोज ये होता है -b अपॉन a, यानी -7 अपॉन 1
तो -7 इसका आंसर हो गया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, -7 इसका करेक्ट आंसर है। द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए आपको फॉर्मूला लगाना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल होता है C/A। ये फॉर्मूला मन में दोहरा लीजिए, C/A होता है। तो C की वैल्यू -12 है और A की वैल्यू 1 है, तो -12 इसका आंसर हो जाएगा, यानी C ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आंसर हुआ C ऑप्शन -12। 35 द प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF ऑफ नंबर 200 एंड 300। तो याद रखना है कि LCM और HCF का जो मल्टीप्लाई होता है वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। अब नंबर्स यहाँ 200 और 300 दिए, ये दो नंबर के ही केस में रहेगा, तो ये हुआ 60,000। आंसर आ गया, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन ए, यानी 60,000। क्लियर? द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लीप ईयर। अब लीप ईयर में डेज होते हैं, डेज इन लीप ईयर। लीप ईयर में जो दिनों की संख्या होती है वो होती है 366। वन वीक इक्वल होता है 7 डेज। ठीक है, तो नंबर ऑफ वीक्स निकालना है ना इन 1 ईयर। एक साल में कितने वीक होते हैं, तो आप डिवाइड कर दो 7 से 366 को, यानी 366 डिवाइडेड बाय 7, तो यह आ जाएगा 52 वीक्स एंड 2 डेज। अब 52 वीक तो हमारे पास हो गए, लेकिन हमें तो 53 संडेज का पूछा है ना, तो जो 2 दिन बचे हैं उनसे हमें प्रोबेबिलिटी देखनी है। अब वो 2 दिन कौन से होंगे, या तो संडे और मंडे होंगे, या मंडे और ट्यूसडे होंगे, या ट्यूसडे और वेडनेसडे होंगे, या वेडनेसडे और थर्सडे होंगे, थर्सडे या फ्राइडे होगा, फ्राइडे और सैटरडे होगा, या सैटरडे के साथ में संडे होगा। 7 हमारे पास टोटल आउटकम्स हुए। अब इन 7 आउटकम्स में संडे कितने पर आ रहा है, 2 पर, यानी या तो दोनों दिन संडे मंडे हो या फिर सैटरडे संडे हो। तो हमारे पास 2 ऐसे ऑप्शन है जो फेवरेबल है, तो 2/7 इसका आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 2/7। 37th क्वेश्चन, एक बैग में रेड मार्बल हैं 3, ब्लू मार्बल हैं 2, टोटल मार्बल्स हैं 5। प्रोबेबिलिटी पूछिए कि उसमें से ब्लैक मार्बल निकालना है। तो क्लियर है कि ब्लैक मार्बल कितने हैं, ब्लैक मार्बल, अब ब्लैक मार्बल तो उसमें है ही नहीं, यानी 0, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी होगी ब्लैक मार्बल की 0/5। ठीक है, 0/5 हो जाएगी, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38th question, the probability that it will rain tomorrow is 0.85. What is the probability that it will not rain? तो ध्यान रखना, जैसे P रेन, चलो टुमारो वगैरह को हटा देता हूँ, 85, और किसी चीज का नेगेटिव यानी कि नॉट रेन निकालना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 1 में से माइनस कर देना है। माइनस करोगे तो यहाँ 0.15 आ जाएगा, तो 0.15 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि होने की प्रोबेबिलिटी, रेन होने की प्रोबेबिलिटी 0.85 है, तो न होने की 0.15 हो जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 39, एक कार्ड को रैंडमली 52 कार्ड्स में से ड्रॉ किया जाता है, किंग आने की प्रोबेबिलिटी। तो टोटल कार्ड्स हैं 52। अब उसमें किंग कितने होते हैं? तो किंग्स की संख्या होती है 4, एक स्पेड का, एक क्लब का, एक डायमंड का, एक हार्ट का, 4 किंग होते हैं। तो P यानी किंग आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कुछ चारों में से कोई भी आ सकता है, यानी 4/52। कट कर दो 13 पर, यानी 1/13 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इक्वल 1/13, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40th क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए नंबर सिलेक्टेड फ्रॉम द नंबर इज मल्टीपल ऑफ 4। अब टोटल नंबर कितने हैं यहाँ? 15। ये डॉट 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 मीन्स इसके 4 5 6 7 8 9 10 इस ये नंबर है बीच में। तो टोटल नंबर्स हैं 15। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, फ्रॉम 1 to 15, 1 से 15 तक 4 के मल्टीपल, 4 का डिवाइड 4 8 12 और 16 में जाता है। 16 तो है नहीं, यानी 3 है। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी मल्टीपल ऑफ 4 की 3/15, कट कर दोगे तो 3 से 5 पर, यानी 1/5 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए 1/5। 41st क्वेश्चन है, ये असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। √2 इज इरेशनल, तो बिल्कुल सही है, यानी असर्शन इज ट्रू, assertion is true। रीजन को देखते हैं, if p is a prime number then square root p is irrational, तो ये भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है। क्या ये करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है? हाँ, क्योंकि √2 प्राइम नंबर है और सेकंड यानी रीजन कह रहा है कि प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है, तो बिल्कुल सही एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए, असर्शन ए इज ट्रू। ठीक है, और रीजन आर इज ट्रू, रीजन भी ट्रू है, एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 42nd क्वेश्चन, assertion the HCF of two numbers is 18, HCF 18 है। ठीक है, HCF 18 है। देयर प्रोडक्ट यानी नंबर्स का प्रोडक्ट n1 और n2 का जो प्रोडक्ट है वो 3072 दिया है। तो उनका एलसीएम 169 होगा, ये हमें देखना है। तो एलसीएम होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स अपॉन HCF। काट दो, 3 से काट देते हैं, 6 से काटता हूँ। ठीक है, 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, 6 1 जा 6, 6 2 जा 3 से इसे काट देते हैं। 3 1 जा 3, 3 से कट रहा है, ये 3 1 जा 3, 2 बचेगा, नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये 3 से नहीं कटेगा। पहले मैंने 6 से 6 5 जा 6 1 जा 6 2 जा, ठीक है, 5 1 6 7 8, ये 3 से नहीं कट रहा। ठीक है, यानी HCF है वो प्रोडक्ट नंबर्स को डिवाइड नहीं कर रहा, यानी रीजन इसका रॉन्ग है। तो रीजन तो इसका फॉल्स हो गया और असर्शन इसका ट्रू है। नहीं, ये असर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू है। तो ऑप्शन सी होता है जिसमें असर्शन फॉल्स और रीजन ट्रू होता है। ठीक है, तो वो देख लेना। तो इसका आंसर हुआ
assertion is false but reason is true. Assertion 18,25 is a pair of co-prime number. तो देखिए 18 के फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये 9 2 से 3 से 3 इस तरह से आएगा फैक्टराइजेशन। 25 का फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये 5 से जाएगा, यानी इन दोनों में कोई भी प्राइम फैक्टर कॉमन नहीं है, यानी हम कह सकते हैं कि इनका HCF 1 होगा। कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं तो HCF 1, तो इसका मतलब है ये को प्राइम है। ऐसे दो नंबर जिनका HCF 1 आता है वो को प्राइम नंबर होते हैं, तो ये हुआ ट्रू। ठीक है। इफ अ पेयर ऑफ को प्राइम हैज ए कॉमन फैक्टर 2, तो ये हुआ फॉल्स, क्योंकि उनका HCF तो 1 होना चाहिए, 2 कॉमन हो गया तो 2 HCF बन जाएगा। तो इसका आंसर असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स। Assertion 29/625 is a terminating decimal fraction. अब जैसे 29/625 दिया है तो आपको क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है 625 इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये 5 की पावर 4 बन जाएगा, है ना। और यदि फैक्टराइजेशन में 2 या 5 आता है तो वो टर्मिनेटिंग होता है, तो ये स्टेटमेंट हुआ ट्रू। रीजन इफ फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर आर एनी इरेशनल नंबर, तो ये हुआ फॉल्स। ठीक है, कोई भी इरेशनल नंबर हो ऐसा नहीं है। अब आते हैं 55 क्वेश्चन। स्क्वायर रूट एक्स इज एन इरेशनल नंबर विच एक्स इज ए प्राइम नंबर, तो ये बिल्कुल सही है, प्राइम नंबर है तो फिर उसका स्क्वायर रूट एक इरेशनल नंबर ही होगा। स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज इरेशनल, तो ये भी ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी दोनों ट्रू हैं और करेक्ट एक्सप्लेन भी है। ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेन, ये आपको याद रखना है। 46 assertion the distance between point is equal to the distance between point, दोनों निकाल के देखना पड़ेगा। AB की डिस्टेंस कितनी होगी, स्क्वायर रूट 5 - 2 का होल स्क्वायर और 7 - 3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 + 16 स्क्वायर रूट 25 यानी 5 आ जाएगा। क्लियर। अब इनका निकालते हैं हम, तो CD की वैल्यू हो जाएगी सेम फॉर्मूला 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 5 - 1 का स्क्वायर, 4 - 1 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, सेम वैल्यू आ गई, यानी इसका भी आंसर 5 आ जाएगा। तो ये दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो बिल्कुल सही है, इक्वल है दोनों की वैल्यू, यानी ट्रू है। द डिस्टेंस फॉर्मूला स्टेट्स दैट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज गिवन बाय, ये भी ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी assertion and reason both are true and reason is correct explanation of assertion। ठीक है। 47 assertion if a point lies on x axis its y coordinate must be 0, बिल्कुल सही है, क्योंकि x axis पर y की वैल्यू 0 होती है। The definition of an axis states that all points on it have one coordinate fixed at 0. The definition of x states an axis states that all points on it have one coordinate fixed at 0। ठीक है, ये भी सही है, तो दोनों ही सही है और दोनों करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, यानी ये आपका ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, डेफिनेशन कहती है कि किसी भी एक्सिस पर दूसरा जो वैल्यू कोऑर्डिनेट होता है ना वो 0 होता है। असर्शन, द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट इज 4√17। तो देख लेते हैं पी क्यू की डिस्टेंस कितनी है, फॉर्मूले से इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, यानी ये तो ट्रू है, फॉर्मूला सही लिखा हुआ है। अब यहाँ निकाल लेते हैं हम 7 माइनस माइनस प्लस यानी 1, 7 + 1 8 हो जाएगा, और 3 - 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, 64 + 4 स्क्वायर रूट 68। फैक्टराइजेशन कर लो 68 का, 2 से 3 4, 2 से 17, यानी 2 कॉमन आ गया, ठीक है ना, 2 कॉमन आ गया। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, 8 हो गया, 8 का स्क्वायर 64, और यहाँ बचा 2, ठीक है, 68 आ गया, यानी 2√17 आएगा इसकी वैल्यू, 2√17 आएगी, यानी ये तो गलत हो गया, लेकिन दूसरा ट्रू है। तो सी या डी ऑप्शन में से देख लेना, जिसमें असर्शन फॉल्स है लेकिन रीजन ट्रू है। क्लियर? तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करना, एक बार चेक कर लो, देखो 7 + 1 8 हो गया, 8 का स्क्वायर 64, यहाँ देखेंगे 3 - 5 यानी कि -2, -2 का स्क्वायर 4, दोनों को ऐड करोगे 68, 68 को फैक्टराइजेशन करोगे तो ये आएगा 2√17। क्लियर? कोई मिस्टेक नहीं है, 4√17 गलत है। अगला क्वेश्चन, इफ द डिस्क्रिमिनेंट d of a quadratic equation is 0 then the roots are real and equal। तो बिल्कुल सही है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होती है तो रियल एंड इक्वल होते हैं। द डिस्क्रिमिनेंट d is calculated as b² - 4ac। if d equal 0 it indicates that there is one repeated root। तो ये भी सही है, ठीक है, तो दोनों ही सही है और करेक्ट एक्सप्लेन भी है, इसीलिए इसका आंसर हुआ ऑप्शन ए। ठीक है, ये ट्रू हो जाएगा, मतलब बहुत ट्रू है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, असर्शन ए कॉमन डिफरेंस ऑफ AP इज 4। तो देखो -4 है, -1, इस तरह से AP दिया है, तो जो डिफरेंस होगा वो देखेंगे तो -1 में से ये 5 है, -5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो यानी -1 + 5 = 4 हो जाएगा, तो सही है, तो ये ट्रू है। रीजन कॉमन डिफरेंस ऑफ AP इज गिवन बाय an + 1 - an, तो ये भी ट्रू है। ओके, तो बहुत ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ये 50 क्वेश्चंस आपको मैंने इस वीडियो में आपको दिए हैं। वीडियो को अंत में लाइक जरूर करके जाना, और चलिए हम यहीं पर एंड कर देते हैं। ओके वीडियो।